सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी उसका चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बहुत सारी वर्ल्ड इश्यूज पढ़ेंगे, कैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। इस बुक में वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ए फेयरली लिमिटेड सेंसेज। वॉर हमने ट्रीटीज के बारे में, राइज और डिक्लाइन ऑफ हमने स्टेट पावर पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट और दैट रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज इन इंटरनेशनल अरीना, रोल हमने पढ़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। चैप्टर 5 में हमने स्कोप पढ़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का और इशू जैसे पॉवर्टी, एपेडेमिक्स दैट मे नॉट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप टू टेक for we all think that government are responsible for controlling these. इस सेंस में they fall within the scope of the world. लेकिन do you think that they fall within the scope of contemporary world politics? ठीक है, तो अब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है कल्टिवेबल लैंड जो है, हम कुछ अब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हम इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पढ़ेंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कल्टिवेबल लैंड है, कल्टिवेबल लैंड मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर है वो बेयरली एक्सपैंड हो रही है एनी मोर, एंड सब्सिक्वेंट पोर्शन जो है एग्जिस्टिंग जो एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे है ना खेती बाड़ी की ज़मीन है, वो अपनी फर्टिलिटी खोती जा रही है। ग्रास लैंड्स में ओवर ग्रेजिंग हो रही है, फिशरीज ज़्यादा हार्वेस्ट हो रही है, वाटर बॉडीज़ जो सफ़र कर रही हैं डिप्लीशन और पोल्यूशन, सीवियर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टिंग हो रही है, हमारी फूड प्रोडक्शन दिन ब दिन कम हो रही है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 663 जो पीपल हैं डेवलपिंग कंट्री में, उनके पास सेफ वाटर नहीं है, एक्सेस सेफ वाटर का, सेफ मतलब क्लीन वाटर का है ना। 2.4 बिलियन है हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन, किसी तरह की कोई सैनिटेशन, कोई टॉयलेट्स, कोई दूसरी फैसिलिटी, कोई साफ़ सफाई नहीं है। 2.4 बिलियन, ये आंकड़ा कम नहीं है सर, मोर देन 30% है इंडियन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, रिजल्टिंग इनटू क्या है, डेथ्स ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन हर साल। 30 लाख बच्चे हर साल मर रहे हैं इसकी इन इश्यूज़ की वजह से, इन्वायरमेंटल है ना। नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं विच हेल्प स्टेबलाइजिंग द क्लाइमेट, मॉडरेट करते हैं वाटर सप्लाई को, हार्बर करते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो है प्लांट और बायोडाइवर्सिटी को, वो कट डाउन किए जा रहे हैं। उनकी जगह पीपल जो है अपनी, वो लोग जो है अपने जगह ले रहे हैं, उसकी जगह पे ले रहे हैं कि नहीं लगे, लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, जो कॉन्टिन्यू डिस्ट्रक्शन है हैबिटेट का, स्टेडी डिक्लाइन हुआ है एटमोसफेयर का, ओजोन का, स्ट्रेटोस्फेयर का, खासकर जो एक रियल थ्रेट है इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ के लिए। कोस्टल पॉपुलेशन जो है, कोस्टल पोल्यूशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है ना। तो ये जो है पॉपुलेशन, ये लार्जली किससे, लैंड बेस्ड एक्टिविटी से, अनचेक्ड इंटेंस जो ह्यूमन सेटलमेंट है कोस्टल एरियाज में अक्रॉस द ग्लोब विल लीड टू फर्दर डिटोरेशन और क्वालिटी मैरीन लाइफ की, जो मरीन लाइफ की क्वालिटी है वो ज़्यादा ख़राब होगी, जो पानी में रहने वाले जो स्पीशीज़ हैं है ना, वो जो उनकी लाइफ पे और इम्पैक्ट पड़ेगा। You may also think that you might ask why are not taking here about natural phenomena. हम ये नेचुरल फिनोमिना की बात क्यों नहीं कर रहे? That should be studied in geography rather than in political science. यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे कि गवर्नमेंट्स कौन कौन से स्टेप ले रही है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्या काम किए जा रहे हैं, क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है। ऑल थ्रू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस की और इकोनॉमिक ग्रोथ ने इससे क्या कि इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाई है। 1960 पर जब क्लब ऑफ रोम जब से हुआ, एक ग्लोबल थिंक टैंक जिसने पब्लिश की 1972 में, लिमिट्स टू ग्रोथ ड्रामेटाइज द पोटेंशियल डिप्लीशन, कि अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं, बैकड्रॉप ऑफ जो रैपिडली जो दुनिया जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसने होल्ड किए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और प्रमोट किया कि एक डिटेल स्टडीज़ होनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए कोई इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स को जल्दी देखे, प्रॉब्लम्स को जल्दी एसेस करने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। एक आज के दौर में जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू हैं वो एक मेजर पॉलिटिकल डिबेट बन गया है। इन्वायरमेंट पे जो है ग्रोइंग फोकस ऑन इन्वायरमेंटल इशू विद इन द एरेना ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स वाज फर्मली कंसोलिडेटेड। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1992 में हुआ, कहाँ पे, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में, जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं। ये समिट जो था वो अटेंड किया था 170 स्टेट्स ने और थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज और बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने। 5 ईयर्स अर्ली 1987 में बार्टन जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी अवर कॉमन फ्यूचर ने वॉर्न किया था कि ट्रेडिशनल पैटर्न से जिससे इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो सस्टेनेबल नहीं है हमारे अर्थ के लिए। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है
उससे जो है फिर रियो समिति एक रीच और डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की रेफर टू एज ए ग्लोबल नॉर्थ वर परसुइंग ए डिफरेंट इन्वायरमेंटल एजेंडा देन द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ डेवलप्ड कंट्री कुछ अपना एजेंडा चला रही है, अनडेवलप्ड कंट्री एक अलग तरीके से चल रही है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ इश्यूज़ हुए कि नॉर्थन स्टेट्स जो हैं कंसर्न्स जो ओजोन डिप्लेशन से और ग्लोबल वार्मिंग से, और साउथर्न स्टेट जो हैं वो एड्रेस कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो रियो समिट ने जो कन्वेंशन किया वो डील किया कि यहाँ पे हमें कुछ रिकमेंडेशन लिस्ट लाई डेवलपमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, फॉरेस्ट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, एक एजेंडा 21 लाया। बट ये अनरिजोल्व रहा, कंसिडर्ड ए डिफरेंस एंड कंसिडर्ड इसके ऊपर हुआ बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई है डिफरेंसेस और डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। There was consensus on combining economic development with ecological responsibility कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे लेकिन इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ ये अप्रोच के डेवलपमेंट इज़ कॉमनली नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी कि हमने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। प्रॉब्लम होएवर वाज एग्जैक्टली दिस वाज टू बी अचीव्ड। कुछ क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि एजेंडा 21 एक बाइस्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के फेवर में रैदर देन इंश्योरिंग के इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी हो। तो प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन आर those resources जो विच आर नॉट ओन बाई एनिमल बट रादर शेयर्ड बाई कम्युनिटी। वो रिसोर्सेज जो किसी सिंगल एंटिटी के द्वारा नहीं बट एज ए होल कम्युनिटी ओन करती है। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन रूम। एक कम्युनिटी पार्क, ए पार्क और रिवर एंड सिमिलरली देर आर सम एरियाज़ और रीजन इन द वर्ल्ड जहाँ पे लोकेटेड है आउटसाइड स्वर्गन जुरिस्डिक्शन है, जो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल कॉमन इज़ नॉट ईजी। देयर हैव बीन मेनी पाथ्स ब्रेकिंग एग्रीमेंट सच एज 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, 1991 में अंटार्कटिका इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल हुआ कि कुछ चीज़ें जिन पे किसी का हक नहीं है, जो कॉमन है ह्यूमैनिटी के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जैसे अंटार्कटिका है, आर्टिक है, फिर और भी हैं जो हाई रिवर्स हैं, जो मतलब रिवर्स जो किसी के भी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, इंटरनेशनल वाटर्स हैं ना। तो एक मेजर प्रॉब्लम अंडरलाइनिंग ऑल इकोलॉजिकल इश्यूज रिलेटेड टू डिफिकल्टीज ऑफ अचीविंग कंसेंसस ऑन कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंडा। ठीक है, बेसिस ऑफ वेग या साइंटिफिक एविडेंस या टाइम फ्रेम की दिक्कत है। इन सेंस की डिस्कवरी जैसे ओजोन होल की डिस्कवरी हुई अंटार्कटिका में मिड 80s में, रिवेल्ड की अपॉर्चुनिटी एज वेल डेंजर इनहेरिटेड इन टैकलिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो सिमिलरली जो हिस्ट्री आउटर स्पेस की, ये भी एक ग्लोबल कॉमन इशू है जिसे मैनेज करना एरियाज थ्रूली इन्फ्लुएंस बाय नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी। अब नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी भी है, ऊपर की डेवलप्ड कंट्री, यहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो अर्थ एटमॉस्फेयर और ओशन फ्लोर ये क्रूशल इश्यूज़ हैं जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के से ही सॉल्व होंगे ना। द इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो बेनिफिट है एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटीज़ का जो आउटर स्पेस में हुआ इज फार बीइंग इक्वल आइदर फॉर प्रेजेंट और द फ्यूचर जनरेशन। जो एक्सप्लोरेशन स्पेस में हुआ है, जो डैमेज स्पेस को हुआ है, जो स्पेस डेब्रीज हैं, ये सारे इश्यूज जो है ना वो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए प्रॉब्लम्स है। कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसका क्या मतलब है? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो डेवलप कंट्रीज़ है ना, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जो ऑफ द नॉर्थ वांट टू डिस्कस इन्वायरमेंटल इशू एट इट स्टैंड नाउ एंड वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या बोल रही हैं कि हम इन्वायरमेंटल इशू पे काम करेंगे लेकिन सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। क्यों ट्रीट किया जाए इक्वली? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए नहीं, उन्होंने तो इतना पोल्यूशन किया नहीं। ये तो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ का काम है ना। जो ग्लोबल नॉर्थ है उसने इतना पोल्यूशन किया है, उसने सब कुछ किया है, उसको तो पेनल्टी ज़्यादा भरनी चाहिए ना, क्योंकि वो 300-400 साल से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। इन्होंने तो अपने इकोनॉमी डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया, आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे थे। दे हैव नॉट हार्म द इन्वायरमेंट दैट मच। तो क्यों हो? तो ये जो है जो UNFCCC ने अपनाया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन एम एक ही एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफरेंशिएटेड मतलब कि अलग अलग होंगे। इनको डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्री को कम करना पड़ेगा। इनको जल्दी जो है फेज आउट करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल जैसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। इनको लेट भी कर सकते हैं। यहाँ डेवलपिंग कंट्री को कुछ कंसेंसस मिलने चाहिए, यहाँ डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा फंडिंग मिलनी चाहिए इन लोगों को सेटअप करने के लिए क्लीन एनर्जी के प्रोग्राम्स, ठीक है, इनको प्लांट सेट करने के लिए। क्योंकि एट द एंड जो है ये डेवलप कंट्री जो रिस्पॉन्सिबल है ना, जो रैपिड डिग्रेडेशन हुआ एनवायरनमेंट का, ठीक है, गोल कॉमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वेज जो है अलग अलग तरीके से लिए जाएंगे, ठीक है।
ये रियो आर्ग्यूमेंट जो एक्सेप्ट किया गया था रियो डिक्लेरेशन में है ना, आर्ट समिट में 1992 में, कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, ये रेलेवेंट पार्ट है इसका, ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता। फिर 1992 में जो UNFCCC हुआ क्लाइमेट चेंज पे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट ने, इसने प्रोवाइड किया कि जो पार्टीज शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट क्लाइमेट चेंज ऑन बेसिस ऑफ इक्विटी, याद रखना इक्विटी पे, इक्वालिटी पे नहीं, इन अकॉर्डेंस विद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो करेगा, ठीक है। और ये पार्टीज टू द कन्वेंशन एग्री के लार्जेस्ट शेयर जो हिस्टोरिकल और करंट ग्लोबल एमिशन का ग्रीन हाउस गैस का हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, ये मैंने अभी आपको समझाया है ना। इट एक्नॉलेज के पर कैपिटा जो एमिशन है डेवलपिंग कंट्री का वो स्टिल लो है, चाइना और इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्री वो फार बिहाइंड है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसने टारगेट सेट किया इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को कि इतना ग्रीन हाउस गैस आपको जो है कम करना है, जो सर्टन गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मथीन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा, जो लीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल कंट्री इन ग्लोबल वार्मिंग, आप लोगों को जल्दी फेज आउट करना पड़ेगा, इनके कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अर्थ की लाइफ पे। तो क्योटो का जो प्रोटोकॉल था 1997 में जापान में, इसमें इस चीज़ पे एग्री किया गया, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल जो सेट किए UNFCCC ने, ठीक है। इस तरीके से जो है हाल होगा। अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, देखो कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है जो कॉमन प्रॉपर्टी हो फॉर ए ग्रुप, मतलब अंडरलाइनिंग नॉर्म यहाँ क्या है कि जो मेंबर ऑफ जिस ग्रुप के हैं, जिसकी उनकी दोनों की राइट भी होगी, ड्यूटी भी होगी विद रिस्पेक्ट टू द नेचर, लेवल ऑफ यूज उसका, मेंटेनेंस उसके रिसोर्स का, थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंचुरीज ऑफ प्रैक्टिस मेनी विलेज कम्युनिटी इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल हैव डिफाइंड मेंबर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्बिनेशन प्राइवेटाइज इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन है, हैव कॉमन प्रॉपर्टी in size, quality, है ना, and availability to the poor as much as to the world, in much of the world। जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो सेक्रेड ग्रूव्स जो स्टेट ऑन फॉरेस्ट लैंड्स हैं, ठीक है, एक जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उतना ही यूज़ करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनको बचा के रखना भी उनका अगर राइट है किसी चीज़ को यूज़ करने का। इंडिया का स्टांस क्या है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे? देखो इंडिया ने देखो साइन किया और रेक्टिफाई किया 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है अगस्त 2002 में इंडिया ने साइन किया, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ने अगस्त 2000 रेक्टिफाइड द 1997 में रेक्टिफाई किया, 2002 में साइन किया। चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्री ने वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। टारगेट्स दिए जाए, नेशनल डिटर्मिनेशन वो होते हैं टारगेट्स है ना, कि आपने NDC कि आपने इतना % जो है फेज आउट करना है आपको, जो चीज़ें क्योटो प्रोटोकॉल में दी गई इस तरीके के। इंडिया ने भी साइन किया और रेक्टिफाई भी किया, जबकि इंडिया और चाइना जो है इससे एग्जेम्प्टेड है कि एमिशन जो ग्रीन हाउस गैसेज का है जो इंडस्ट्रियल पीरियड में हुआ था, जिसे कॉजिंग टुडे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वॉज नॉट सिग्निफिकेंट। होएवर जो क्रिटिक्स हैं क्योटो प्रोटोकॉल वो पॉइंट आउट करते हैं सूनर और लेटर इंडिया और चाइना को भी अलॉन्ग विद अदर डेवलपिंग कंट्री के साथ जो लीडिंग कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे ग्रीन हाउस एमिशन का। एट G8 मीटिंग 2005 में इंडिया ने ये पॉइंट आउट किया कि जो पर कैपिटा एमिशन रेट है डेवलपिंग कंट्री का वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। तो फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया ऑफ व्यू दैट के मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एमिशन की यानी जो फॉसल फ्यूल्स और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उसे डेवलपिंग कंट्री को लेना चाहिए, जिन्होंने इतना सारा एमिशन इतना लॉन्ग पीरियड में जो एक्यूमुलेट किया है। इंडियाज़ का जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन पोजीशन है वो हैवली राई करता है जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हिस्टोरिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, उनको जिम्मेदार बनाना चाहिए। और ये चीज़ जो है इंश्राइंड है UFFC ने, ये एक्नॉलेज किया है कि डेवलपिंग कंट्री जो रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादातर जो करंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है फर्स्ट या ओवर राइडिंग प्रायोरिटी है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना हार्म नहीं किया है, समझे। इंडिया इज़ ए वेरी ऑफ रिसेंट डिस्ट्रक्शन जो UFFC के सर इंट्रोड्यूस किया एक बाइंडिंग कमिटमेंट और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हो रही हैं कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील है, वो भी अपना ग्रीन हाउस गैस जो है कम करेंगे। इंडिया फील्स के कंट्रीब्यूशंस विद वेरी स्पिरिट ऑफ UN, नाइदर डज इट सीम्स फेयर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिया व्हेन द कंट्री राइज इन पर कैपिटा कार्बन एमिशन इनटू द लाइकली टू बी स्टिल लेस देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एवरेज। इंडिया पे मिशन, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है ना वो 2030 में भी जो है हाफ होगा वर्ल्ड के पर कैपिटा जो एमिशन है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इंडिया का एमिशन जो है प्रेडिक्टेड है 0.9 टन पर कैपिटा 2002 में और 1.6 2030 में, ठीक है बहुत कम है।
वहीं इंडिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया ग्लोबल एफर्ट्स में थ्रू नंबर ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी है जो मैंडेट करता है कि क्लीनर फ्यूल यूज़ किया जाएगा व्हीकल्स में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया 2001 में जो आउटलाइन करता है एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो एनकरेज करता है रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने के लिए। रिसेंट ट्रेंड्स जो हैं, अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स देखोगे, नेचुरल इंपोर्ट, हम नेचुरल गैस कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कि हम लोग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। शोज दैट कि इंडिया हैज़ बीन टेकिंग रियल एफर्ट्स। इंडियन गवर्नमेंट कीन ऑन नेशनल मिशन इन बायोडीजल्स, हम लोग वो कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं फ्यूल्स, है ना। हम लोग ईवी व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, जो इलेक्ट्रिक, हम लोग रेलवेज़ को हमने कोल से शिफ्ट किया, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट लगाए हैं फ्रॉम ट्रेड मिल्स, है ना। एयर से थ्रू हम विंड एनर्जी हम हार्नेस कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, है ना। तो वी आर डूइंग वेरी मच एज वी कैन डू, है ना। एक की कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि देयर हैज़ बीन नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस विद रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर ऑफ न्यू एडिशनल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजी एंड कंसेशनल टर्म्स टू डेवलप कंट्रीज। एक सबसे बड़ी नोट करने वाली कि डेवलपिंग कंट्री की तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं आई है, कोई इन्वायरमेंटल क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की गई है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, जो उनको लगा के दे जाए। इंडिया फाइंड्स इज नेसेसरी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इमीडिएटली कोई मेजर लेना चाहिए इन डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल क्लीन टेक्नोलॉजी में हेल्प करने के लिए, जो मीट करने के लिए जो उन्होंने कमिटमेंट UNFCCC में की थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो ए व्यू ऑफ सार्स कंट्रीज शुड अडॉप्ट एक इंडिया ये भी व्यू है कि सार्स कंट्रीज को एक कॉमन पोजीशन जो है, एक कॉमन स्टांस लेना चाहिए ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे, ताकि ये रीजन की एक ग्रेटर वॉइस हो, समझे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वन एंड मेनी, बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुई। आप इंडिविजुअली पढ़ोगे, मिनरल इंडस्ट्रीज से लेके जो मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री ऑन प्लानट में, लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमीज जो हैं साउथ एशिया की, दूसरी MNCs के खिलाफ बड़ी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट हुई हैं। रिवर वाटर्स को लेके जैसे फ्रैंकलिन रिवर पे हुई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे इंडिया में चले हैं, बहुत है, एवरीवेयर देयर इज, है ना। पीपल आर पार्टिसिपेटिंग व्हेन दे सी दैट देयर इन्वायरमेंट इज बीइंग क्या बीइंग पल्यूटेड, है ना, या डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनका नेचुरल हैबिटेट का। रिसोर्सेज पे जियोपॉलिटिक्स बहुत हो रही है। देखो, रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट वी गेट व्हाट, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, कैसे, कहाँ से, कब मिलेगा हमें। रिसोर्सेज जो है आज की मीन है, एक मोटिव है ग्लोबल यूरोपियन पावर जो एक्सपेंशन का है। ये एक इंटरस्टेट राइवलरी का एक फोकल पॉइंट बन चुका है। जो वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स है वो थिंक के रिसोर्सेज जो हैं हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय लीडरशिप ऑफ ट्रेड, वॉर, पावर एंड जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही, मिडिल ईस्ट में क्यों लड़ाइयाँ हो रही थी में तब, क्यों इतना टर्मोइल का, बिकॉज दे हैव ऑयल, दे हैव एनर्जी रिसोर्सेज, एवरी वंस इंटरेस्ट इन ड्रैग देयर। सेंट्रल एशिया ले लो, जहाँ रिसोर्सेज है वहाँ वॉर होगी। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी नॉर्थ, वो अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ मेथड टू इंश्योर कि एक स्टेडी फ्लो रिसोर्सेज का हो डेवलपिंग कंट्री से। उन्होंने इंडस्ट्रीज, देखो डेवलप्ड कंट्री ने क्या किया है, डेवलप कंट्री ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है ना, मैं आपको समझाता हूँ, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही हैं, ठीक है, वो मशीन्स अपने यहाँ सेट करें, यहाँ से रॉ मटेरियल जो है डेवलपिंग कंट्री से जो है क्या कर रहे हैं, डेवलप कंट्री से रॉ मटेरियल यहाँ से ट्रांसफ़र कर रही हैं, अपने यहाँ फिनिश्ड गुड बना रही हैं और उसको मार्केट के लिए फिर डेवलपिंग कंट्री में बेच रही हैं। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसलिए नहीं कर रही कि डेवलपिंग कंट्री अपनी इंडस्ट्री सेट कर ली, रॉ मटेरियल इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास तो नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ये अपना ही बनाएंगे, अपना ही बेचेंगे, तो हमारी बिजनेस कहाँ से चलेगी। इस तरीके से पानी पे कितनी लड़ाई हो रही है, रिवर डिस्प्यूट्स, चाहे वो इंटर स्टेट ले लो या फिर वो बियॉन्ड बॉर्डर्स ले लो, है ना। इंडिया के देखो वाटर डिस्प्यूट्स है विद पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया वाटर डिस्प्यूट ओवर ब्रह्मपुत्रा, तो हर जगह है। नाइल वाटर डिस्प्यूट है, जॉर्डन रिवर पे है, और वायलेंस भी होती है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होती है, लोगों की लाइफ जाती है। क्रूड ऑयल पे देखो कितना होता है, ठीक है। देयर हैज़ इंडिजिनस पीपल और उनके राइट्स वायलेट किए जाते हैं। देखो, UN ने डिफाइन किया कि इंडिजिनस पॉपुलेशन एज ए डिसेंडेंट ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड ए पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ द कंट्री कोई लोग रहते हैं वो इंडिजिनस है। जब लोग जो है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल और उसके कस्टम और ट्रेडिशंस को जो है ये लोग जो है क्या करते हैं रिसोर्सेज के लिए। आप फॉर एग्जांपल आप ले लो, कोई अमेजोन फॉरेस्ट में रह रहे हैं लोग, है ना,
दे आर प्रोटेक्टिंग सम ट्रीज एंड प्लांट्स एंड वो उनकी ज़मीन, बाहर से कोई लोग रिसोर्सेज के लिए, उन ट्रीज़ के लिए, वहाँ का कोई मिनरल है तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी डैम्स बनाई जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस करने के लिए, तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है गवर्नमेंट के को दूसरी जगह। तो लाख्स ऑफ पीपल जो है वो जो है अपने जो है लिवलीहुड खो देते हैं, अपने घर बार, अपने रहने की जगह, जो फॉरेस्ट जहाँ से वो नेचुरल रिसोर्सेज से सर्वाइव करते थे वो ख़त्म हो जाती है, होती है कि नहीं। तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है इन चीज़ों का। अब डैम बनाओगे तभी तो लोग करते हैं ना, वहाँ के आसपास के लोगों को और आगे जो गांव हैं उनको भी जो है खाली करवा दिया जाता है। अब वो क्या है, वो डिस्प्लेस हो गए अपनी जगह से, हुए कि नहीं हुए। बहुत बार वॉयलेंस होता है, लोगों को मारा जाता है, किसके लिए, वहाँ अगर देखो समझ लो गोल्ड माइन है अमेजोन के किसी फॉरेस्ट में, है ना, और वो लोग वहाँ के इंडिजिनस लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको नहीं पता, वो उसकी चाहे प्रेयर करते हैं, तो लोगों को मार दिया जाता है, गायब कर दिया रातों रात उस गोल्ड माइंस के लिए। बहुत एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, वो इनको ख़रीद लेती हैं, इन जगहों को इलीगली ऑक्यूपाई कर लेती हैं, फोर्स के गवर्नमेंट को ब्राइब करके इन लोगों को जो क्या कर दिया जाता है, अपने घरों से निकाल दिया जाता है। उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनकी ह्यूमन राइट, सबका वायोलेशन किया जाता है। रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज और जो है वो एक फोकल पॉइंट बन गए हैं आज की जियोपॉलिटिक्स का। मैंने आपको बताया ना किस तरह, ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनसे रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको फिनिश गुड प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा जो है प्रॉफिट के लिए। कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट प्रॉफिट ना, हैव्स और हैव नेट्स के बीच में ही तो एट द एंड मार्क्स की तरह है ना, वही फाइट चल रही है ना। अब ये लोग तो डिस्प्लेस हो रहे हैं, और फिर जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है, आप माइनिंग कर रहे हो किसी जगह पे, बड़े बड़े ज़मीन में सुराख कर दिए, उसको वैसे ही छोड़ दिया, उनको फिलअप नहीं किया गया, फिर वही कोल निकाल के दूसरी जगह बर्न किया जा रहा है, बर्निंग से वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट में जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, नाइट्रोजन और लाखों चीज़ें। तो मल्टीपल इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, और ये सब कौन कर रहा है, मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज ने ये कंट्रीब्यूशन किया है, और वही जो आज जो है, और उनके इसीलिए वो है ना कि कॉमन गोल है लेकिन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, इतने रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।